विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। दमदार 10 में 10 चुनिंदा बड़ी खबरें होंगी जो देश की होंगी, विदेश की होंगी, लेकिन सबसे पहले आज बात करने वाले हैं वैसी खबर की जो सबसे पहले कहीं नहीं दिखाई गई है। यानी कि उस खबर पर हम सीधे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि चूहे चट कर गए शराब, यह सवालों का निशान ये बता रहा है, भरोसा नहीं होता। झारखंड में चूहों ने शराब पी ली, हंगामा हो गया और नई शराब नीति आने से पहले चूहों की नीयत पर सवाल कर दिया गया और यहीं से बवाल मच रहा है। सवाल है कि क्या सच में चूहे शराब पीने लगे? शराब पीने के मामले में झारखंडी चूहे नंबर 1 आए। बिना पानी मिलाए शराब की 802 बोतल चूहों ने गटकाए। 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होनी है, लेकिन उससे पहले ही चूहों ने अपनी नीयत बदल दी और बिना पानी मिलाए गटक गए 802 बोतल। धनबाद कोयला राजधानी जरूर है, लेकिन इन दिनों चूहों की कहानी ने कोयले को पीछे छोड़ दिया है। बता दिया है हम चूहे हैं, चाह लें तो कुछ भी कुतर और कुछ भी गटक सकते हैं। नई नीति से पहले दुकानों में मौजूद स्टॉक का मिलान हो रहा है। जब बलियापुर और प्रधान खंता की दुकान से स्टॉक मिलान किया गया तो शराब की ढक्कनों के ऊपर छेद पाए गए। कुछ पूरी खाली मिली तो कुछ आधी। दुकान संचालक ने चूहों पर इल्जाम लगा दिया, कहा चूहों ने ही शराब पी है। मामले में उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त ने जांच की बात कर दी। टीम बना है, सम्मिलित ग्रुप से उसको जांच करने पर वो कमी आई है तो वो आगे कंपनी उसको भरपाई करेगा। बिहार में शराबबंदी है तो चूहे सुधर गए हैं, लेकिन झारखंड में तो चूहों ने दांत छोड़ पहली बार जीभ का इस्तेमाल किया है। शराब के स्वाद में पता ही नहीं चला कितना गटक गए। चूहे हैं, पिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, शराबी चूहे नहीं है, कोई और है। देश के कोने कोने से कुत्तों के हमले की खबरें भी आ रही हैं, सुर्खियां बटोर रही हैं और आज कुत्तों ने एक साथ कई लोगों पर देश के अलग अलग हिस्सों में हमला कर दिया। क्या है खबर, देखिए। बीएलओ को चाहिए चाय पानी का खर्चा। ₹40 दीजिए तब होगी नाम जोड़ने पर चर्चा। गया जी में बीएलओ साहब को चाय पानी से बड़ा प्रेम है। लीजिएगा फार्म का पैसा। किसी भी मतदाता को दाता समझकर चाय पानी का खर्चा मांग बैठते हैं। वीडियो में मानपुर प्रखंड के दौरंगा मध्य विद्यालय के उर्दू बूथ संख्या 119 के कमरे में बीएलओ साहब विराजमान हैं। नाम है गौरी शंकर। मांगिएगा 1 मिनट, प्रेम से भी कहा। पहले वोटर और बीएलओ साहब के बीच की बात को सुनिए, उसके बाद चाय पानी और खर्चे की बात भी करेंगे। ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी फोन पे। मतदाता सूची में नाम जोड़ना निःशुल्क प्रक्रिया है, पैसा का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन चाय पानी भी तो कोई चीज होती है ना। मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संज्ञान लिया है। वहीं बीएलओ गौरी शंकर के खिलाफ थाने में शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। बिहार में बिना चाय पिए कोई काम श्री गणेश होता है जी। अब बीएलओ साहब आदतन चाय और पानी पीते होंगे, मतलब दान दक्षिणा लेते होंगे, लेकिन इस बार फंस गए। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम कुत्तों की खबर दिखा रहे थे और बीच में बीएलओ साहब आ गए। खैर कोई बात नहीं, आते हैं कुत्तों की खबरों पर। हमले हो रहे हैं और सुर्खियां ये खबरें बटोर रही हैं। आज एक बार फिर कुत्तों ने काटना जारी रखा है। रिपोर्ट देखिए। कुत्ते कर रहे इंसानों पर हमला।
कुत्तों के हमले से हर कोई दहला। राहगीरों को दौड़ाकर बना रहे हैं शिकार। जनता ने कहा कुत्तों से बचाओ सरकार। चित्रदुर्ग में छोटी बच्ची को कुत्तों ने घेरा। इंदौर में कॉलेज छात्रा को पटका। अब यूपी के ग्रेटर नोएडा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हाई राइज सोसाइटी में रहने वाली महिला के पालतू कुत्ते ने किसी और को निशाना बना लिया। कुत्ते के हमले में 37 साल के पीड़ित की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आ गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कुत्ता अचानक पास आते पीड़ित पर हमला बोल देता है और वो नीचे गिर पड़ती है। कुत्तों के आतंक से सोसाइटी में रहने वाले लोग डर के कारण बाहर भी नहीं जा रहे कि कहीं उन पर सड़क के कुत्ते हमला न कर दें। वहीं हुबली के श्रीनगर में भी एक बच्ची के ऊपर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और बच्ची को बुरी तरह से घायल कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि देश में साल 2020 में 46,33,000 कुत्ते काटने के मामले आए। साल 2021 में 17,01,000 मामले सामने आए। साल 2022 में 14,50,000 केस सामने आए। साल 2023 में 30,44,000 मामले सामने आए। साल 2024 में 22 लाख लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। अब आम लोग सरकार से आवारा कुत्तों और पेट लवर से संबंधित कुछ कड़े प्रावधान चाहते हैं, ताकि जानवरों को नुकसान ना हो और उनकी भी जान बची रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, कुत्तों से लोग अब बचना चाहते हैं, लेकिन छांगुर बचने वाला नहीं है, क्योंकि छांगुर और नसरीन पर अब ईडी का शिकंजा कसने वाला है। काली डायरी मिल चुकी है और छांगुर के जो काले कारनामे हैं, इसका पूरा सच अब सामने आने वाला है। छांगुर पर अब ईडी का शिकंजा। छांगुर के साथ नसरीन पर जांच का पंजा। छांगुर और नसरीन को हिरासत में लेगी ईडी। अवैध धर्मांतरण के राज खोलेगी काली डायरी। अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर मियां अब ईडी के हत्थे चढ़ चुका है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार जब छांगुर ने मुंह खोला तो कहा वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर अब जो कहे, अब सूत्र कह रहे हैं, छांगुर बाबा को ईडी हिरासत में लेने वाली है, क्योंकि ईडी को 50 करोड़ के अवैध लेन देन का पता चल चुका है। ईडी ने हाल ही में एसीआईआर दर्ज कर साफ कर दिया कि अब छांगुर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ होगी। अब तक छांगुर के घर से काली डायरी, लेन देन के पेपर्स, 2 पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, जमीन के पेपर्स, बेनामी संपत्ति के पेपर्स मिल चुके हैं। तो काली डायरी में धर्मांतरण गैंग की जानकारी, गैंग के सदस्यों की जानकारी, लड़कियों की पूरी लिस्ट, पैसों का पूरा लेन देन, हवाला का पूरा हिसाब, विदेशी फंडिंग का पता चल चुका है। मतलब गजवाए हिंद का परचम लहराने निकला छांगुर ईडी के सवालों पर झिंगूर की तरह बोलेगा और बोलता ही रहेगा। छांगुर के कुकृत्यों पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मृत्यु दंड की मांग कर दी है। ये घुन के समान लगे हुए हमारे भारत में, हमारे सनातनियों के बीच में ऐसे जो लोग हैं, उन्हें देशद्रोही, उन्हें सनातन द्रोही घोषित करके जो सजा किसी की हत्या करने वाले को होती है, वही सजा ऐसे झिंगुर टाइप लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। छांगुर का हिसाब अब काली किताब में लिखे गुनाहों की लिस्ट से होगा। ईडी और एटीएस के सामने अब छांगुर और नसरीन सभी राज खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, जबलपुर से खबर आई, जहां जिम जिहाद का मामला सामने आया है और जिम के अंदर धर्मांतरण का एक रैकेट चलाया जा रहा था। अमन के मन में जिहाद और केवल जिहाद का जहर भरा हुआ था। जबलपुर के जिम में अमन का जिहाद। जिम की आड़ में धर्मांतरण का काला खेल। अमन खान का राज, जिहादी साजिश एक्सपोज। जबलपुर में साईं जिम के अंदर धर्म परिवर्तन की ट्रेनिंग चल रही थी। अमन खान अमन राज बनकर
हिंदू लड़कियों को मुस्लिम धर्म के फायदे बताता था, इस्लाम के फायदे बताकर धर्मांतरण का लालच देता था। अमन खान की बातों में जब हिंदू लड़कियां नहीं फंसती तो गाली गलौज और गंदी हरकतें करने लगता। यहाँ पे लड़कियों को ना ट्रेनिंग के तौर पे उन्हें बैठ टच किया जाता था। यहाँ पे बैठ के जो लड़कियाँ आती थी तो वो बैठ के वो अपना नाम तो छुपा लेता था, पर वो उसको मुस्लिम धर्म में आने के लिए उसके बेनिफिट्स बताता था। मैं यहाँ पे साई फिटनेस में काम करती थी। वहाँ पे एक अमन नाम का लड़का है जो मुझे मतलब टॉर्चर करता था, मुझे गाली गलौज से बात करता था। वो अपनी विशेषताएं बताता था और ये भी बोलता था कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, तुम इसमें आ सकते हो, उनके अल्लाह ऐसे हैं और वैसे हैं। जिम की एक महिला सहकर्मी ने आधारताल थाने में अमन खान की शिकायत की। गाली गलौज, बैड टच और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। एक साई फिटनेस जिम इंस्टीट्यूट है, इसमें एक जो काम करती थी रिसेप्शनिस्ट के रूप में लड़की 21 वर्षीय युवती है। उनने जिम की जो ट्रेनर है उसके विरुद्ध आरोप लगाए थे कि उनने वर्कआउट के दौरान उसके साथ छेड़खानी करी है तथा जो साथ में काम करने के दौरान अपने एक विशेष धर्म के प्रति परिवर्तन करने के संबंध में उसको प्रलोभन दिया गया था। तो प्रथम दृष्टया उसमें हमने एफआईआर पंजीबद्ध की है और आरोप सिद्ध होने पर हमने अभी गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा है। इंदौर के बाद जबलपुर में जिम जिहाद की साजिश एक्सपोज होने से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों ने जिम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिहादी साजिश रचने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, खबर है मौलाना रिजवी लव जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कर उन्होंने गलती कर दी। रिजवी के लिए बात मामूली है। रिजवी का मानना है कि नौजवानों से गलती हो जाती है और जो मुस्लिम युवक ये कर रहे थे वो नादान थे। लव जिहादियों को मौलाना का सपोर्ट। लव जिहाद साजिश नहीं, जवानी की गलती। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने लव जिहाद को नौजवानों से होने वाली भूल बता दिया। छलिया छांगुर के जिहादी कारतूसों को मौलाना ने नादानी बताया और कहा नौजवानों से गलती तो हो ही जाती है। इंसान से ही गलती होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो वो तो पैगंबर होगा या फिर फरिश्ता होगा। ये नौजवान लड़के हैं, लड़कियां, गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, नासमझ हैं। मौलाना जिसे गलती बता रहे हैं उस गलती का नेक्सस यूपी एमपी से लेकर केरल तक फैला है। लव जिहाद की आड़ में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण का काला खेल धड़ल्ले से चल रहा है। करोड़ों की फंडिंग हो रही है, गजवाए हिंद की साजिश चल रही है और मौलाना को ये मानवीय भूल लगती है। 15-15 लाख रुपया सिखों और ब्राह्मणों की बेटियों के सिर पर इनाम रखा हुआ है कि आप उनको कन्वर्ट कीजिए, हम 15 लाख रुपए देंगे। तो ये गलती थोड़ा है, ये तो आप सोची समझी डेमोग्राफी बदलने की चाल है। ये गलती किसी एक दो से तो हो सकती है, लाखों हजारों से नहीं हो सकती। जब पूरे देश में लाखों लड़के इसी काम में लगते हैं और बाकायदे मस्जिदों से पैसा दिया जाता है, बोली लगती है 5 लाख 6 लाख 10 लाख की। अगर ऐसी गलती हिंदू लड़कों से हो गई तो मौलाना जी एक एक मुसलमान को पाकिस्तान और समुद्र में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या ये मौलाना नादान हैं या इनकी बातें नादानी भरी हैं? हिंदू बेटियों की अस्मत लूटती रही, परिवार वाले रोते रहे, ये नादानी थी? किताबों के बीच बैठकर गोबर ज्ञान दे रहे मौलाना से देश पूछ रहा है, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या वो भी नौजवानों की नादानी होती? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, अगली खबर है कि संभल की रीलबाज लड़कियां जेल पहुंच चुकी हैं। अश्लील और गालियों वाला कंटेंट परोसकर पैसा कमाने का लालच इनके ऊपर ऐसा हावी था कि आखिरकार इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। संभल की गालीबाज लड़कियां पहुंची जेल। अश्लीलता, फॉलोवर्स और पैसों का खेल। यूपी के संभल में सोशल मीडिया की सस्ती लोकप्रियता और कमाई के लालच में 2 लड़कियों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। इन लड़कियों ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट तैयार कर व्यूज हासिल करने का आसान रास्ता अपनाया और यही उनके जेल जाने की वजह बन गया। परी और उसकी बहन महक संभल के शहबाजपुर कला गांव की रहने वाली है। परिवार निम्न वर्गीय है, पिता परचून की दुकान चलाते हैं। दोनों ने महक परी 143 नाम से अकाउंट बनाया, गालियों से भरे अश्लील वीडियो अपलोड करने शुरू किए। फॉलोअर्स बढ़ने लगे और 4 लाख के पार पहुंच गई संख्या। दोनों ने अपनी रील्स में अमरोहा की रहने वाले हिना और गांव जर्रार को शामिल कर लिया।
इंस्टाग्राम अकाउंट से हर महीने 20 से 25 हजार रुपए की कमाई हो रही थी। पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे थे, अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इन लोगों के खिलाफ 296 B BNS और 67 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गांव वालों ने रील बनाने वाली दोनों बहनों के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप लगाया कि महक और परी के अश्लील वीडियो से गांव का नाम खराब हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। चलिए रीलबाजों पर ओवैसी भाईजान की नसीहत भी सुनते जाइए। मैं इन मासूम हमारे बच्चों से अपील कर रहा हूं कि आप अपना वक्त घर जाने के बाद ये फोन में देखकर, रील्स को देखकर अपना वक्त जाया मत करिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप पढ़िए, अखबार पढ़िए, उर्दू अखबार पढ़िए, अपनी तालीम में वक्त सर्फ करिए। याद रखो, रील देखने से तुम ना लीडर बन सकते, रील 1 मिनट 2 मिनट की रील देखने से आप साइंटिस्ट नहीं बनते। पढ़ने पढ़ाने की बात चली है तो नितेश राणे का ख्याल है खबरों के तौर पर कि मदरसों में मराठी सिखाने का सुझाव उन्होंने दिया और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। ये बदनाम करने की साजिश है। तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे वो तो। मदरसे में मराठी, सियासी तनातनी, ये बदनाम करने की साजिश है। नितेश राणे के बयान पर मची खलबली। तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे वो तो। नितेश राणे ने मदरसों में मराठी सिखाने का सुझाव क्या दिया? महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। ठाकरे बंधु और कांग्रेस की मराठी सीखो नहीं तो पीटो अभियान पर नितेश राणे ने तंज कसा है। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर। हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। नितेश राणे के इतना बोलते ही कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के पेट में दर्द होने लगा। मदरसे में भी पढ़ाए तो क्या दिक्कत है? मदरसे में मराठी भी पढ़ानी चाहिए, मदरसे में उर्दू भी पढ़ानी चाहिए, मदरसे में हिंदी भी पढ़ानी चाहिए, मदरसे में इंग्लिश भी पढ़ानी चाहिए। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि महाराष्ट्र के नहीं, देश के हर मदरसे के अंदर लोकल भाषा सिखाने में किसी मुसलमान को उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे वो तो। भाषा के नाम पर मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी जारी है। कभी दुकानों तो कभी बैंकों में बवाल काटने वालों पर कांग्रेस चुप्पी साधे रखती है, लेकिन मदरसे में मराठी सिखाने पर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जो अज्ञानी है उनको बताना चाहता हूँ कि मदरसे के अंदर जो रिलीजियस तालीम होती है, रिलीजियस एजुकेशन होता है, उसके साथ साथ में वर्ल्डी एजुकेशन, दुनिया की तालीम भी होती है। इनके पास ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान लेना चाहिए। जब मराठी पूरे महाराष्ट्र में अनिवार्य है तो मदरसा क्यों? हर स्कूल में मराठी पढ़ाई जाती है तो मदरसे में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती है? और अलग से मराठी पाठशाला की जरूरत क्या है? हर स्कूल में मराठी कंपलसरी है। ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि मराठी पर छिड़ा घमासान कहां जाकर थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, आम को आम लोगों ने ही लूट लिया, क्योंकि देहरादून की सड़कों पर ट्रक पलटा था। ट्रक पर आम लदा था। आम देखते ही लोग बेकाबू हो गए, जिससे जितना बन पड़ा लूट लिया। बीच शहर में पलटा आम से भरा ट्रक। सड़क पर बिखरे हजारों किलो दशहरी आम। ट्रक के पलटते ही मचा कोहरा। दोपहिया चौपहिया पैदल राहगीरों ने लूट लिए आम। आपदा में अवसर तलाशना कोई देहरादून की जनता से सीखी। आपदा जब ट्रक पर आई तो ट्रक पलट गया, और ट्रक पलटते ही आम लोगों को अवसर नजर आने लगा। आम जनता ने आम को गले लगाने से लेकर पॉकेट और पंजा, यहां तक कि स्कूटी की डिग्गी से लेकर कार के बोनट और झोले तक लगा दिए। आम से सनी सड़क पर भीड़ बढ़ता देख पुलिस ने लाठियों की आवाज भी सुनाई, लेकिन आम है साहब, पीटेंगे तो पीटेंगे, आम नहीं छोड़ेंगे। क्रेन बुलाई गई, ट्रक को सीधा कराया गया, लेकिन तब तक पूरा ट्रक खाली हो चुका था।
सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर किसी तरह जाम खाली करवाया, लेकिन जिसे मुफ्त का आम मिल गया वो खुद को खास समझता हुआ घर वापस आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल ने सीरिया पर कैसे बड़ा हमला किया और खबर पढ़ते पढ़ते टीवी एंकर को भागना पड़ा। लाइव एंकरिंग के दौरान बड़ा धमाका। धमाका ऐसा कि भाग खड़ी हुई एंकर। इजराइल ने सीरिया पर किया हमला। राजधानी दमिश्क पर बड़ा ड्रोन अटैक। सैन्य मुख्यालय पर सबसे बड़ा हमला। इजराइल ने हेडक्वार्टर पर दागे 2 ड्रोन। लाइव शो के दौरान बड़ा धमाका। लाइव एंकरिंग के दौरान ऐसा धमाका कि कैमरा छोड़कर भागना पड़ा। स्टूडियो के पीछे लगे ग्लास से धमाके के बाद उठता धुआं दिखाई देने लगा। दक्षिणी सीरिया के स्वेदा में शिया ड्रूज और सुन्नी बेदोइन समुदाय के बीच बीते 4 दिनों से हिंसक लड़ाई चल रही है और अब तक 250 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सीरियाई सेना को देश के दक्षिणी हिस्से से हटने की चेतावनी जारी की थी। चेतावनी इजरायली हमले की थी। अब हमले का लाइव शो जारी है और यह साफ हो गया है कि इजराइल ड्रूज अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने का प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज के लिए दमदार 10 में बस इतना ही। कल इसी समय इसी वक्त यही मिलेंगे कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। शुक्रिया। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी।